गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 4 पूर्ति के विषय में समझाने जा रही हूँ। इससे पहले अपने चैप्टर 3 मांग के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मांग और पूर्ति, ठीक है, वो एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो पूर्ति के लिए मांग को समझना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, वस्तु में मांग हो तो पूर्ति की जरूरत पड़ती है, यानी वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाजार में विविध चीज़ वस्तुओं की मांग होने से, ठीक है, उनकी पूर्ति बाजार में ज़रूरी होती है। अगर ग्राहक वस्तु की मांग करेगा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो पूर्ति चाहिए होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पूर्ति और जत्था का अर्थ, उन दोनों के बीच अंतर, पूर्ति और जत्थे के बीच अंतर और पूर्ति को असर करने वाले परिबल के विषय में समझेंगे इस चैप्टर में। अब सबसे पहले अपने पूर्ति को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उत्पादन। उत्पादन क्यों समझेंगे, क्योंकि बाजार में जो पूर्ति होती है, वस्तु की जो पूर्ति होती है, तो क्या करेगा, उत्पादक वस्तु का उत्पादन करेगा, तभी उसकी पूर्ति मिलेगी। तो सबसे पहले अपने उत्पादन के विषय में समझेंगे। तो उत्पादन कैसा है, तो सामान्य रूप से अपने देखते हैं ना, तो उत्पादन, पूर्ति और जत्था, ठीक है, इसमें हम लोग कोई भेद नहीं समझते, यानी ऐसा लगता है कि ये सब एक जैसे है। पर अर्थशास्त्रियों के आधार पर क्या है, उत्पादन, जत्था और पूर्ति के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, वो इसके आधार पर यहाँ हम देखेंगे। और उत्पादन की परिभाषा क्या है, निश्चित समयावधि में उपलब्ध साधनों के द्वारा जितने प्रमाण में वस्तुओं का नव सर्जन हो उसे उत्पादन कहते हैं। यानी जो समय अवधि है, निश्चित समय अवधि है, उसके पास उस समय हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, उनके द्वारा जितने प्रमाण में वस्तुओं का नवसर्जन, यानी जितनी वस्तुएं नई बनाई जाती है, उत्पादित की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। ठीक है, उत्पादन है वो नवसर्जित चीज वस्तुओं का प्रमाण दर्शाता है, यानी कितनी वस्तुएं बाजार में नई उत्पादित हुई हैं उसका प्रमाण दर्शाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे पूर्ति पर। पूर्ति, तो पूर्ति कब संभव होती है, अगर उस वस्तु की मांग होगी तो वस्तु की पूर्ति की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से वस्तु की मांग की परिभाषा है, उसी तरीके से पूर्ति की परिभाषा है। निश्चित समयावधि में कोई भी उत्पादक उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा रखता है, शक्ति और तैयारी दर्शाता, उसे हम पूर्ति कहते हैं। ठीक है, मांग में क्या है, वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति और तैयारी रखता है। ठीक है, और पूर्ति में क्या है, वस्तु यानी वस्तु बेचने की, ठीक है, खरीदने की और बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। कौन, उत्पादक, उत्पादन का जो भाग होता है, ठीक है, यानी जो उत्पादक होता है उसके पास जो उत्पादन का माल तैयार है, ठीक है, उत्पादन का जो भाग तैयार है उसको बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाता है, उसे हम पूर्ति कहते हैं। इसके बाद आएगा जत्था। ठीक है, तो जत्था अर्थात क्या, तो वस्तु के कुल विक्रय योग्य इकाई का प्रमाण, यानी उत्पादक के पास वस्तु को बेचने के लिए जितना प्रमाण है, ठीक है, बेचने की तैयारी पर जितना प्रमाण है, उसके पास जितना विक्रय योग्य इकाई का प्रमाण है, जो भी कुल जत्था है उसे हम जत्था कहते हैं। ठीक है, 10, 20, 25, 50 जो भी है उसे हम जत्था कहते हैं। अब पूर्ति को अर्थ को समझने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग पहले विस्तृत रूप से समझेंगे। तो पूर्ति के विषय में हम लोग समझ चुके हैं, अब उसमें काफ़ी मुद्दे समावेश होते हैं। ठीक है, पूर्ति का अर्थ समझने के लिए उसमें काफ़ी मुद्दों का समावेश होता है। ठीक है, तो वो नीचे अनुसार है जिसको हम समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला क्या आएगा, विक्रय की तैयारी। ठीक है, अगर किसी उत्पादक या विक्रेता के पास वस्तु का प्रमाण हो और उसे पूर्ति नहीं कहा जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता, ठीक है, अब कोई उत्पादक है, ठीक है, उसके पास वस्तु का प्रमाण है, यानी उतना जत्था है, तो उसे हम पूर्ति नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वो जत्था है। किस तरीके से आपने सुनने हैं कि तो जत्था और पूर्ति एक जैसे ही है। जैसे उदाहरण ले लो कि कोई व्यापारी है, ठीक है, उसके पास 500 तेल के डिब्बे हैं, ठीक है, 500 तेल के डिब्बे हैं, तो भविष्य में वो तेल के डब्बे उनके भाव बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाव बढ़ने के कारण वो क्या करता है, जो 500 तेल के डब्बे हैं उसमें क्या करता है, तो वो एक भी नहीं तैयार निकालता है बेचने के लिए। ठीक है, यानी ऐसा कि भाव बढ़ेंगे ना तो मुझे एक भी नहीं बेचने। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो पूर्ति जीरो हो जाएगी, उसको हम पूर्ति नहीं कह सकते। वो पूर्ति क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो विक्रय के लिए तैयार ही नहीं है।
ठीक है। पर लेकिन अगर वो 500 में से 300 डब्बे बेचने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, कि मेरे को मार्केट में 300 डब्बे बेच देने हो और 200 रखने हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पूर्ति कह सकते हैं। कितनी पूर्ति हो जाएगी, 300 डब्बों की पूर्ति कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी विक्रय की तैयारी है, ठीक है। यानी जो भी वस्तु का प्रमाण है उसको हम पूर्ति नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी विक्रय की तैयारी नहीं है। अगर जितना उत्पादन है उसमें से जो वस्तु बेचने की तैयारी है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है, विक्रय शक्ति, ठीक है। विक्रय शक्ति, तो विक्रय शक्ति में क्या है, जैसे विक्रेता है, ठीक है, विक्रेता जिस वस्तु को बेचना चाहता है उस वस्तु का प्रमाण उसके पास होना चाहिए। अब विक्रेता है, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो कि विक्रेता है, उसके पास 500 डब्बे हैं, तेल के 500 डब्बे हैं, ठीक है। अब उसको उसकी इच्छा क्या, उसकी शक्ति, उसकी इच्छा क्या है कि मुझे तो 1000 डब्बे बेचने, तो उसके पास वस्तु कितनी है, जत्था कितना है, 500 का है, और वो 1000 बेचना चाहता है, तो उसके पास जितनी शक्ति होगी उतना ही वो बेच सकता है। यानी वो 1000 डब्बे बेचने की इच्छा रखता है पर उसके पास है नहीं, तो क्या होना चाहिए, जो वस्तु है उसकी शक्ति होनी चाहिए, यानी उसके पास उसका प्रमाण होना चाहिए। 1000 का प्रमाण नहीं है तो वो कैसे बेचेगा, 500 का प्रमाण है तो वो बेचेगा, यानी शक्ति होनी चाहिए, यानी विक्रय की शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद आएगा विक्रय की इच्छा। अब क्या है, वस्तु बेचने की शक्ति और तैयारी होने के साथ अब उसके पास शक्ति भी है, तैयारी भी है, ठीक है, के साथ उत्पादन की वस्तु बेचने की इच्छा भी होनी चाहिए। अब उसके पास 1000 डब्बे भी हैं और उसको बेचना भी है, पर उसकी इच्छा नहीं कि मुझे नहीं बेचना है अभी, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको अपने पूर्ति कहेंगे नहीं, ठीक है। तो विक्रय की इच्छा, ठीक है, मेरे पास 5 पेन है, वो मेरे को नहीं बेचनी है, एक ही पेन बेचनी है, ठीक है, तो जो एक पेन है वो मेरी पूर्ति कहलाएगी और जो बाकी की 4 है वो मेरी पूर्ति कहलाएगी नहीं। तो विक्रय की इच्छा भी होनी चाहिए। यानी कैसा है, पूर्ति के अर्थ में समावेश मुद्दों में क्या है, विक्रय की तैयारी, विक्रय की शक्ति और विक्रय की इच्छा, ठीक है। अब अपने क्या समझेंगे, पूर्ति और जत्थे के बीच अंतर। अब अपने ये वर्ड्स पढ़ते, पूर्ति और जत्थे के बीच अंतर, तो हमको कैसा लगता है कि ये वर्ड तो सेम है, जत्था और पूर्ति। क्या हुआ, जत्था भी वो है जो गोदाम में रखा जाता है, पूर्ति भी वही है जो गोदाम में, यानी परिभाषा के आधार पे तो ऐसे लगेगा कि ये दोनों सामान्य तौर पे यानी नॉर्मली क्या है, समान है, पर ये क्या है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है। वर्तमान समय में हम लोग ये सामान्य तौर पे समान लगते हैं, पर ये कैसे हैं, भिन्न है, ठीक है। हम लोग जत्था किसे कहते हैं, तो विक्रय के लिए तैयार ना हो उससे जत्था कहा जाता है। अब जैसे मैंने उदाहरण के आधार पर समझाया है कि 500 डब्बे, उसमें से अब तक 300 ही डब्बे बेच रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ति कहेंगे। तो जो बाकी के 2 हैं वो विक्रय के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जत्था कहेंगे, ठीक है। पूर्ति किसे कहेंगे, तो बेचने की शक्ति और तैयारी, ठीक है। 500 डब्बे, उसमें से कितने बेच रहे हैं, 300 बेच रहे हैं, तो वो 300 क्या हुआ, पूर्ति हुआ, ठीक है। यानी जत्था और पूर्ति में पता चला, यानी जो हमारे पास कलेक्शन है वो जत्था है, उसमें से जो बेचने की तैयारी है वो क्या है, पूर्ति है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, वस्तु के जो कुल विक्रय पात्र इकाई का प्रमाण है उसे हम क्या कहते हैं, जत्था कहते हैं, ठीक है। अब जो जत्था है, ठीक है, तो पूर्ति जत्थे से कम होती है, ठीक है। जो जत्थे का प्रमाण है वो अगर 500 हुआ, ठीक है, और पूर्ति का प्रमाण 300 है, तो वो क्या हुआ, जत्थे से पूर्ति कम हुई। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, पूर्ति को असर करने वाले परिबल, ठीक है। पूर्ति को असर करने वाले परिबलों में 2 हैं, वस्तु की कीमत और अन्य परिबल, ठीक है, वस्तु की कीमत और अन्य परिबल। अब वस्तु की कीमत को कैसे, तो वस्तु की कीमत को असर करने वाले परिबलों में सबसे बड़ा परिबल कौन सा है, कीमत है। किस तरीके से, अगर लाभ की प्राप्ति होती है तो उत्पादक क्या करता है, वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। क्यों, अगर एक पेन पे उसको 5 रुपये मिलते तो वो क्या करेगा कि मुझे भाव मिले, यानी लाभ प्राप्त होता, लाभ प्राप्त होगा तो क्या करेगा, उसकी पूर्ति बढ़ाएगा, ठीक है। यानी वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या होता है, वस्तु की पूर्ति बढ़ती। उसी तरीके से उल्टा, अगर वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि उसको लाभ प्राप्ति में कमी होगी, तो वो क्या करेगा, वस्तु की पूर्ति घटाएगा। तो क्या हुआ, कीमत और पूर्ति का सीधा संबंध हुआ। कैसे सीधा संबंध हुआ, अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है
ठीक है। तो क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति घटती है, ठीक है। तो कीमत और पूर्ति का सीधा संबंध हुआ। इसके बाद आएगा वस्तु की कीमत के अन्य परिबल, उसमें अपने ए सबसे पहला देखेंगे उत्पादन के साधनों की कीमत। अब उत्पादन के साधनों में कीमत में क्या है, उत्पादन खर्च में होने वाले परिवर्तन पूर्ति को असर करते हैं, यानी जो उत्पादन खर्च होता है, ठीक है। अब उत्पादन के खर्च क्या है, जैसे ज़मीन है तो ज़मीन के लिए अपने क्या करते हैं, मालिक किराया चुकाता है, श्रमिक है उनको वेतन देता है, ठीक है। जो अन्य परिबल है उसका अगर खर्च घटता है, ठीक है, जैसे श्रमिकों का, तो अगर खर्च घटेगा तो क्या होगा, उसको अधिक लाभ प्राप्त होगा, यानी उत्पादन का खर्च घटेगा तो उसको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो अधिक लाभ प्राप्त की उम्मीद से क्या करेगा विक्रेता, उत्पादन बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा तो क्या होगा, बाजार में वस्तु की पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, यानी वो पूर्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो क्या होगी, बाजार में पूर्ति बढ़ती है, यानी उत्पादन खर्च, ठीक है। अगर उत्पादन खर्च बढ़ता है तो उसका लाभ क्या होगा, कम होगा, लाभ कम होगा तो क्या होगा, वो प्रोत्साहित नहीं होगा, तो क्या करेगा, पूर्ति घटाएगा। अगर उत्पादन का खर्च घटता है तो पूर्ति बढ़ती है और उत्पादन खर्च बढ़ता है तो पूर्ति घटती है। तो उत्पादन के साधन इस तरीके से पूर्ति पर असर करते हैं, ठीक है। जैसे कोई वस्तु का उत्पादन है, अगर 5 पेन का उत्पादन करने में अगर उसका पूरा खर्च, ठीक है, अगर 10 रुपया होता है, ठीक है, तो अगर वो उसको उत्पादन खर्च 10 रुपया होता है तो क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर उत्पादन खर्च जैसे 12 रुपया बढ़े आता है तो वो क्या करेगा, उत्पादन कम करेगा, ठीक है। यानी उत्पादन के साधन, ठीक है, उत्पादन के साधन का जो खर्च बढ़ता है तो क्या होता है, पूर्ति बाजार में क्या होती है, घटता है खर्च तो पूर्ति बढ़ती है, और अगर खर्च बढ़ता है तो पूर्ति घटती है, ठीक है। इस तरीके से उत्पादन के साधनों की कीमत किस पे असर करती है, पूर्ति पे असर करती है। अब टेक्नोलॉजी का स्तर, तो टेक्नोलॉजी का विकास होने से क्या होता है, जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो क्या होगा, समय की बचत होगी, ठीक है, समय और शक्ति की बचत होती है, और हमको क्या अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का विकास होने से क्या होगा, समय शक्ति की बचत होती है और अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, यानी ऊंची क्वालिटी की वस्तुएं प्राप्त होती है। तो उससे क्या होता है कि कम समय में अगर हमको कम मेहनत पे वस्तु ज़्यादा तैयार, तो क्या होगा, हमारा कम खर्च होगा, तो क्या होगा, वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। यानी अधिकतर जिस देशों में टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो वहाँ पूर्ति पर असर देखने को मिलती है और पूर्ति क्या होती है, बढ़ती है। तो टेक्नोलॉजी का स्तर से कारण क्या होती है, पूर्ति बढ़ती है। क्यों, क्योंकि उसमें समय की बचत होती है, शक्ति की बचत होती है और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलती है। तो टेक्नोलॉजी के असर पूर्ति पर देखने को मिलती है। जिन देशों में टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है वहाँ पूर्ति का प्रमाण बढ़ता है। अब तीसरा, इसका आगे पॉइंट है भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें, ठीक है। अब भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, तो कीमत संबंधी अटकलें भी वो क्या करती है, पूर्ति को असर करती है। किस तरीके से असर करती है, जैसे किसी वस्तु का भाव है, ठीक है, वो भविष्य में बढ़ने वाला है, ठीक है, तो भविष्य में भाव बढ़ेगा तो क्या करेगा, जो वर्तमान उत्पादक है वो क्या करेगा, वस्तु की पूर्ति बाजार में क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, अगर वो अभी सब वस्तुएं बेच देगा तो जो वस्तुएं भाव बढ़ेंगे तो उसको लाभ प्राप्त होगा नहीं, भविष्य में भाव बढ़ेगा तो क्या कर देगा, वो अपना जत्था बढ़ा लेगा, तो उससे क्या होगा, पूर्ति बाजार में कम हो जाएगी। उससे उल्टा अगर भाव घटने वाला, अगर उसको पता चला कि भविष्य में भाव घटने वाले हैं तो वो क्या करेगा, तो उसको क्या होएगा, लाभ में कमी आएगी। तो लाभ में कमी आएगा तो क्या करेगा, अभी हाल जो भाव चल रहे हैं उसमें वो पूर्ति बढ़ा देगा, यानी बाजार में पूर्ति अधिक देखने को मिलेगी। यानी वर्तमान में उस वस्तु की ऊंची कीमत से लाभ प्राप्त होगा तो वो बाजार में क्या करता है, पूर्ति बढ़ा देता है। तो भाव बढ़ने से क्या होता है, पूर्ति कम होती है, और भाव घटने से क्या होती है, पूर्ति बढ़ती है। यानी भविष्य की कीमत अटकलें इस तरीके से पूर्ति को असर करती है। नेक्स्ट क्या है, अन्य परिबल। अब अन्य परिबल में क्या है, उत्पादन वाली पीढ़ियों की संख्या में बढ़ोतरी है, यानी उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब उत्पादन हो रहा है तो अगर संख्या में बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ती है। काम करने वाले 10 कारीगर है उसके बदले 15 हो जाएंगे तो क्या होगा, वस्तु की क्या होगी, पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। और उसी का उल्टा अगर संख्या कम होती है, अगर 10 के बदले 5 कारीगर हो जाएंगे तो क्या होगा, पूर्ति घटेगी,
फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक परिबल सानुकूल। प्राकृतिक परिबल सानुकूल यानी हमको जो वस्तुएं चाहिए उत्पादन के लिए वो अगर हमको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ेंगी। आसानी से प्राप्त होंगी तो खर्चा कम होगा, खर्च कम होगा तो पूर्ति बढ़ेगी। उसका उल्टा अगर वो सानुकूल नहीं है तो क्या होगा, पूर्ति घटती है। राजकीय स्थिरता में असंतुलन हो तो पूर्ति घटती है। ठीक है, अगर राजकीय स्थिरता असंतुलन हो तो वस्तु की पूर्ति घटती है और अगर संतुलन हो तो वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, औद्योगिक शांति प्रवर्तमान हो। ठीक है, औद्योगिक शांति प्रवर्तमान हो, मालिकों श्रमिकों के बीच कैसा हो संबंध, यानी सौहार्दपूर्ण हो, यानी दोनों में बनती हो, यानी दोनों में कुछ तकलीफ ना हो तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ती है। और उसके विपरीत हो, अगर सौहार्दपूर्ण ना हो, औद्योगिक शांति ना हो तो क्या होगा, पूर्ति घटती है। ठीक है, इसके विपरीत पूर्ति घटती है। फिर वाहन व्यवहार, वाहन व्यवहार का विकास हो, अगर वाहन व्यवहार का विकास होगा तो क्या होगा, कम खर्चे में हमको वस्तु प्राप्त होगी। तो कम खर्चे में वस्तु प्राप्त होगी तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगी। और इसके विपरीत अगर वाहन व्यवहार का विकास ना हो, उसके पीछे खर्चा अधिक होगा तो पूर्ति घटती है। इस तरीके से पूर्ति को असर करने वाले परिबल देखने को मिलते हैं कि कितने तरीकों से पूर्ति बढ़ती हो, किन असर परिबलों पर पूर्ति घटती है। तो पहले तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या हुआ, वस्तु की कीमत। अगर वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच कैसा है, सीधा संबंध है। ठीक है, कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटती है तो पूर्ति घटती है। उसके बाद अन्य परिबल, वस्तु के अन्य परिबल, तो वस्तु के अन्य परिबल में क्या आ जाएगा, उत्पादन के साधनों की कीमत, टेक्नोलॉजी स्तर, भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें और अन्य परिबल। ठीक है, ये चैप्टर, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इसके आगे मैं आपको व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति की आकृति और उसकी समझौती और पूर्ति फलन के विषय में समझाएंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। अस्तु।